हाय स्टूडेंट्स, आज सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 25 का जो पेपर नंबर 3 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर एनालिसिस की बात करें तो 3-4 एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी थे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, और सब्जेक्टिव पोर्शन में भी 2-3 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। तो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर ये मान लो कि इसको अबव द एवरेज मान सकते हैं, यानी थोड़ा टफ कैटेगरी में हम इस पेपर को डाल सकते हैं। तो ऐसे केस में मार्किंग जो होती है वो ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट लूज कर देता है। इसलिए इस पेपर की टेंशन नहीं करें, और जिन बच्चों का बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ है या केस फ्लो मैच नहीं हुआ, बच्चों को ये टेंशन है, वो भी डरे नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आइटमाइज मार्किंग होती है। तो अगर मान लीजिए आपका बैलेंस शीट नहीं भी मिला तो इसका मतलब ये नहीं 0 नंबर मिलेंगे। हो सकता है किसी आधे नंबर के आइटम की वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा हो और आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हो। आइटम वाइज नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब अगला पेपर आप लोगों का सीएए का है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है और जो ऑडिटिंग है तो थ्योरेटिकल है ही है। तो प्रैक्टिकल में तो आप जो स्पेशली जो बेसिक प्रोविजंस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने के, इसको थोड़ा सा ढंग से देख के जाना। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में जो आपने निशान लगा रखे हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक है, उनको थोड़ा निशान देख लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो तो आपको पढ़नी है। और ऑडिटिंग में भी जो आपने पहली बार पढ़ा होगा तो मेन चीज़ों को अंडरलाइन करी होगी, तो वो अंडरलाइन करी हुई चीज़ें देख के जाना, तो वो चीज़ आप लोगों की परफेक्ट हो जाएगी। और अब ये जो आपका एफए का जो एमसीक्यू सॉल्यूशन है ये अब आप देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखो, आज अपना सीएमए इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ है और इसके मैं आपसे एमसीक्यू के सॉल्यूशन जो हैं, सजेस्टेड आंसर जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए अपन टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं। पेपर ज़्यादा कोई एमसीक्यू टिपिकल नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन हैं सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमारी 3 होती हैं। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और आपका कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर जो होगा आपका नॉट ए पूछा है, सो नॉट में कौन सा आ जाएगा आपका? मैटेरिटी। ठीक है, मैटेरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज बोथ ए जर्नल एंड लेजर। बोले जो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैश बुक है, कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं और ये कैश अकाउंट का काम भी करती है। ड्यूअल रोल होता है इसका। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रिपल कैश बुक इज पोस्टेड टू दी। देखो, जब अपन कैश बुक बनाते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, तो डेबिट साइड में अपन डिस्काउंट अलाउड, जैसे कि कस्टमर से अमाउंट रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो ये होता है डिस्काउंट अलाउड। और इसके टोटल की जो पोस्टिंग होती है वो होती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आंसर होगा आपका इसका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को लेकर के है। देखिए, कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कितना? 14,000। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 बैड डेट्स कितना हो गया आपका? 9,500। और ये कह रहा है कि संडे डेटर्स कितने के थे बेटा? 3,25,000 के। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। और ये कह रहा है कि सब फर्दर बैड डेट्स कितने का है? 2,500 का। तो बेटा प्रोविजन अकाउंट बना करके अपन चेक कर सकते हैं। जब इसका अपन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाता है प्रोविजन का। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 14,000। अब ये जो बैड डेट्स है, पुराने बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स दोनों मिला करके 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना हो जाएगा हमारा? देखो, एक तो था हमारे पास है 9,500 और एक फर्दर बैड डेट्स है कितना? 2,500। टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 12,000। जो बैलेंस आपको मेंटेन करना है टू बैलेंस CD 5% ऑफ डेटर। डेटर 325 है, लेकिन 325 में बेटा फर्दर बैड डेट्स अपन को माइनस करना है। तो ये हो गया आपका 3,22,500। 3,22,500 का 5%, 3,22,500 का 5% अपन निकालते हैं तो ये आता है आपका 16,125। तो 16 और 12 ये हो गया आपके पास कितना? 28,125। उसमें से 14,000 माइनस कर देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है वो P&L में जाएगा आपका 14,125। तो 14,125 रुपये आपका P&L में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अकोमोडेशन बिल का। ए ड्रॉई बिल ऑन बी, ए बी के ऊपर एक बिल राइट करता है 360 का, लेकिन बेटा ये है म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल और इनका रेशियो है 2:1। ठीक है, मतलब 2/3 ए रखेगा, 1/3 बी को ट्रांसफर कर देगा। इसने इसको डिस्काउंट करा लिया 338,400 पे और 1/3 बी को ट्रांसफर कर दिया।
अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे ये पूछा है कि हाउ मच मनी should be remitted by A to B at the time of maturity so as to enable B to honor the bill। बोले A कितनी राशि भेजेगा, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब अकोमोडेशन बिल होता है तो जो ड्रॉवर है A है वो अपने हिस्से की पूरी राशि, अपने हिस्से की पूरा अमाउंट कितना जाएगा 3,60,000 का 2/3, 360 का 2/3 आ गया आपके पास कितना 2,40,000। ठीक है, तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है goods were sent on consignment at a invoice price which is 20% above the cost। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। ठीक है, ये कह रहा है कि साहब कंसाइनमेंट पे गुड्स सेंड किया है 20% अबव द कॉस्ट, 1/5 ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग कितना 60,000 व डैमेज इन द ट्रांजिट, फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कि बोले कितने का गुड्स हमने सेंड किया उसकी इनवॉइस प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। अब इनवॉइस प्राइस कैसे फाइंड, हिंट आपको मिल रहा है कि साहब 1/5 गुड्स क्या हो गया लॉस हो गया, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 60,000, इसमें 20% अपन क्या कर दें ऐड कर दें, तो 60,000 में 20% ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72,000। और ये 72,000 कितने की इक्विवेलेंट है 1/5 को अपन क्या बोल सकते हैं 20% बोल सकते हैं। एग्री यहाँ पे, तो जो डैमेज वाला गुड्स है 1/5 के इक्विवेलेंट है और उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी आ रही है 72,000, तो ये 20% के इक्विवेलेंट है 1/5 के इक्विवेलेंट है, तो हमारा जो टोटल गुड्स सेंड किया होगा वो कितना सेंड किया होगा, इसका जो आंसर आ रहा होगा इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3,60,000 इसका आंसर आ रहा होगा। 6 में आ जाएगा आपका आंसर क्या डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप इसको कॉस्टिंग पे लेके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके दो आंसर हो सकते हैं। क्या देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 60,000 इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 12,000, 10% ऑफ द स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर और इंश्योरेंस कंपनी ने 75% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। आपको ये कह रहा है कि सब बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएंगे, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 है, इसमें ये जो अप्रूवल वाला है ये कॉस्टिंग पे इंक्लूड है, 10% आपका क्या हो गया लॉस हो गया, तो 10% जितना लॉस हो गया एग्री यहाँ पे वो अपन माइनस, लेकिन बेटा इस 60,000 में ये जो अप्रूवल वाला गुड्स है वो अपन माइनस कर दे, माइनस कितना कर दे कॉस्टिंग 10,000 एग्री यहाँ पे, तो हमारे पास कितना बचा 50,000, 10% आपका लॉस हो गया 5,000 का। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास जो स्टॉक बचा वो कितने का बचा 45,000 का बचा। तो अगर इसमें दो व्यू हो सकते हैं कि अगर ये पूछा है कि केवल हमारा स्टॉक, तो हमारे पास तो कितना बचा है 45,000। अब स्टॉक में जो कस्टमर के पास है ऑन अप्रूवल वो भी वैसे तो हमारा स्टॉक माना जाता है, बट इस पर प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो होता है स्टॉक विद कस्टमर। अगर ये टोटल स्टॉक की बात करें तो टोटल स्टॉक में क्या होगा, टोटल हमारे पास कितना था 60,000 का था एग्री यहाँ पे, और ये कह रहा है कि सब 10% लॉस बाई फायर एग्री यहाँ पे। अब जो आग लगी होगी कस्टमर की वहां तो नहीं लगी होगी, अपनी लगी होगी, तो लॉस तो कितना हुआ होगा हमारा 5,000 का ही हुआ होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए, जो ऑप्शन में है नहीं 55, तो इसका ऑप्शन का इसका आंसर क्या आना चाहिए 45,000 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख। ठीक है, ये आपके जॉइंट वेंचर का है, वाइन एक्स ने परचेज किया है 1 लाख का और वाइन ने इसको सेल किया है कितने में 150 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सेम सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन। ठीक है, सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रही, मतलब सेम सेट का मतलब है कि जो इनकी एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी में अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी दी फाइनल रिमिटेंस, तो फाइनल रिमिटेंस क्या होगा बेटा, एक्स ने परचेज किया वाई ने सेल कर दिया, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, प्रॉफिट 50,000 आ गया, इसका हाफ हाफ कर लेंगे कितना आ गया 25,000 एग्री। तो वाई एक्स को रिमिट करेगा, एक तो उसके कॉस्ट को रिकवर करेगा 1 लाख को प्लस 25,000 जो उसके हिस्से का प्रॉफिट है वो देगा, तो टोटल मिला करके कितना ट्रांसफर कर देगा, वाई विल रिमिट टू एक्स रुपीज 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर सेविंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इसका पुराना 5:3। सी को एडमिट किया है फॉर्म में कितने के लिए 3/10 के लिए। अब सी का शेयरिंग दे रखा है 1/5 तो उसने किसने लिया ए से और 1/10 किससे लिया है बी से। डायरेक्टली दे रखा है, ऑफ नहीं दे रखा है, डायरेक्टली अपन माइनस कर देंगे तो 5/8 माइनस कितना हो जाएगा 1/5, एलसीएम आ गया 40,
और एलसीएम 40, और ये हो गया आपका 25 माइनस ये हो गया आपका 18, 5 8 8, तो ये बच गया आपका 17 डिवाइड बाई 40, 3 डिवाइड बाई 8 माइनस कितना 1/10, तो ये हो गया आपका 40, तो 15 माइनस 4 कितना आपका 11 डिवाइड बाई 40, और उसका कितना था 310, एलसीएम इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपका 12 40, तो रेशियो क्या हो गया 17 11 और 12, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1734, टोटल एसेट आपको गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, नॉर्मल रिटर्न आपको 12% गिवन है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, बोले 17,40,000 डिवाइड बाई 12%, ये जो वैल्यू आएगी उसमें से अपन माइनस क्या कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, असेट्स आपको दे रखी है 1,35 लाख माइनस 83 लाख, ठीक है, तो 135 माइनस 18 35 और 17 52 लाख, और ये आप फिगर निकाल लेना। जब इसको अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 10th का क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ये आ रहा है हमारे पास 92,50,000। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 92,50,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंट से है। ऐसा ही क्वेश्चन अपन को मॉडल में गिवन था, फिगर्स थोड़ा सा अलग है। देखिए ओपनिंग स्टॉक यूनिट दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज दे रखी है। आपसे पूछा है कि बेटा जीपी रेट क्या होगा, साथ में कहा हुआ है कि तीनों डिपार्टमेंट का जीपी रेट क्या है, सेम है। तो एजम्पशन अपन को लेनी पड़ेगी, हम ये एज्यूम करेंगे कि जितना हमने परचेज किया है वो हमने सेल कर दिया, तो अपन जो परचेज है उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 2000 इंटू 130, फिर 4000 इंटू 117, ठीक है, ये फिगर आ जाएगा, और 4800 इंटू 140, इन सबको अपन प्लस कर लेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे, और इसमें से अपन माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट कितना 9,80,000। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अपन जीपी रेट डिवाइड बाय दिस फिगर करेंगे तो हमारे पास जो जीपी रेट आएगा, जीपी रेट आ जाएगा हमारे पास कितना 30% हमारे पास जीपी रेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर परचेज ए मशीन फ्रॉम पीकेएस ऑन हायर परचेज सिस्टम पे, जिसकी कैश प्राइस आपको गिवन है कितना 8,64,000। टर्म्स ऑफ द परचेज में बेटा डाउन पेमेंट है 216 का, और बाकी हमारी 3 इंस्टॉलमेंट है, एग्री यहाँ पे। तो आप एक काम कीजिए कि टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के रेट गिवन नहीं है। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 2,88,000 इंटू 3, ये तो हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट का आ गया, प्लस इसमें क्या ऐड कर दो, डाउन पेमेंट ऐड कर दो। डाउन पेमेंट कितना 2,16,000, ये हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ गई। इस हायर परचेज प्राइस में क्या माइनस कर दो, कैश प्राइस माइनस कर दो, जो कितनी आ रही है 8,64,000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये जो टोटल इंटरेस्ट आएगा इसको 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दो रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो फर्स्ट का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/6। जब 3/6 अपन करेंगे तो फर्स्ट का जो इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास वो इंटरेस्ट आ रहे हैं 1,08,000। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 1,08,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एज पर AS1 व्हाट शुड बी द कंपनी डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को कहाँ डिस्क्लोज करते हैं। बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी को अपन ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपका NPO का है, NPO का नहीं है, ये आपका AS का है, DTA और DTL का है। असेट परचेज करी है 1 लाख की फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम। अकाउंट्स में ये डिडक्टेबल है 2 इयर्स में। ठीक है, तो अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 50,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो ईयर 1 और ईयर 2 50,000 का डेप्रिसिएशन, 50,000 का डेप्रिसिएशन। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्स्ट ईयर में तो कितना 75,000 और सेकेंड ईयर में कितना 25,000। एग्री, तो टैक्स में हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया कम हो गया, मतलब आपने टैक्स पे कर दिया, कम पे कर दिया, तो फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ तो ईयर 1 में तो हमारा DTL की रेट हो गया,
और सेकेंड ईयर में बेटा डीटीएल नहीं बनेगा, ये जो डीटीएल बना हुआ है इसी का हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन अपोजिट हो रही है। तो रिवर्सल ऑफ दी डीटीएल कितना, 25,000 का 10%, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 25,000 का 10%, 2,500 रुपये का रिवर्सल हो जाएगा हमारा डीटीएल, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनपीओ का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज 250 मेंबर्स विद एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना, 5,000 ईच। तो ये तो एक्रूअल बेस पे टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ करंट ईयर का। ये कह रहा है कि सब सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, 1125 करंट ईयर में, जिसमें से कह रहा है कि 25,000 तो पिछले साल का था, 65,000 तो पिछले साल का था और 25,000 अगले साल का है। 65,000 23-24 का है पिछले साल का, और 25,000 जो है वो अगले साल का है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको बताना है 24-25 का। तो क्या करेंगे बेटा अपन, पहले तो अपन ये करें कि सब करंट ईयर में हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिला। तो 11,25,000 टोटल मिला है। ये टोटल जो मिला वो करंट ईयर का नहीं है, इसमें से आप माइनस कर दो, एक तो 65,000 माइनस कर दो और एक माइनस कर दो कितना, 25,000। इतना सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर का मिला। अब आपको क्या करना है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन होता है वो 5,000 इंटू कितना, 250, 5,000 मेंबर है 250 के हिसाब से। तो ये हो गया आपका 12,50,000, और इस 12,50,000 में ये वाला जो फिगर आए, इस वाली फिगर को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 2,15,000। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। थैंक यू बेटा।